गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने जो है क्लास 10th सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री में चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विषयों का बनना, इसमें जो है अध्याय परिचय आपको कल वीडियो में समझा दिया गया है। अब जो है आपको प्रश्न समझाए जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुने। यानी कि 17वीं शताब्दी से पहले क्या चीजें एशिया महाद्वीप से अमेरिका महाद्वीप के अंदर जाती थी और अमेरिका महाद्वीप से जो है एशिया महाद्वीप के अंदर आती थी। सिल्क मार्ग के रास्ते चीन से रेशम व भारत से मसाले का पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता था। यानी जो सिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग के रास्ते से जो है चीन से रेशम व भारत से मसाले पश्चिमी देशों को जाते थे और पश्चिमी देशों से सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं चीन तथा भारत में आती थी और पश्चिमी देशों से जो है सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं जो है चीन के अंदर और भारत के अंदर जो है आती थी। अमेरिका महाद्वीप से आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च और शकरकंद भारत आते थे। तो अमेरिका महाद्वीप से ये चीजें जो है जैसे आपका मूंगफली, मक्का, सोयाबीन, आलू, टमाटर, ये जो अमेरिका महाद्वीप से भारत आते थे और भारत से कपड़ा तथा मसाले इस महाद्वीप में जाते थे और भारत से जो भारत का बना हुआ कपड़ा और मसाले जो है अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो है जाते थे। इस तरह से जो है एशिया और पश्चिमी देशों के अंदर अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो है आपस में चीजों का आदान प्रदान होता था। नेक्स्ट देखिए, बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभाग के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। तो हमें यह बताना है कि जो वैश्विक बीमारियों ने जो है किस प्रकार से अमेरिकी भूभाग को उपनिवेश बनाने में, यानी कि पुर्तगाल, स्पेनियों ने, यूरोपीय महाद्वीप ने किस तरह से जो है अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया। 16वीं शताब्दी के मध्य काल में पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना आरंभ कर दिया। तो 16वीं शताब्दी के जो मध्य काल के अंदर जो है 16वीं शताब्दी के मध्य के अंदर जो है पुर्तगाल देश के सैनिकों ने, स्पेन देश के सैनिकों ने जो है मतलब अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। इस कार्य में इन सेनाओं ने परंपरागत सैनिक हथियारों का प्रयोग न करके जैविक हथियारों का प्रयोग किया। तो इस कार्य के लिए उन्होंने जो है जो प्राचीन समय के अंदर जो हथियार प्रचलित थे उनका प्रयोग नहीं किया, बल्कि जो है जैविक हथियारों का यानी चेचक के कीटाणुओं को जो है इसमें प्रयोग किया गया। चेचक के कीटाणुओं को जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। उन्होंने चेचक के कीटाणुओं को अमेरिका में पहुंचा दिया। तो इन स्पेन और पुर्तगाल के जो सैनिक थे उन्होंने चेचक के कीटाणुओं को अमेरिका महाद्वीप में पहुंचा दिया। लाखों वर्षों से विश्व से अलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाले इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। तो अमेरिका महाद्वीप जो है लाखों वर्षों से जो है दूसरे देशों से कटा हुआ रहा, यानी उनके संपर्क में नहीं आया और अमेरिका महाद्वीप के लोगों के अंदर जो चेचक के कीटाणु थे, इन कीटाणुओं से लड़ने की जो है रोग प्रतिरोध क्षमता जो है उन लोगों के शरीर में नहीं थी। इस कारण इस नए स्थान पर चेचक बहुत घातक बीमारी सिद्ध हुई। यानी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो है यह बीमारी, चेचक के कीटाणु वाली बीमारी, चेचक की बीमारी जो है अत्यधिक घातक सिद्ध हुई, बहुत भयंकर सिद्ध हुई। जहां यूरोपीय लोग पहुंचे भी नहीं थे वहां के लोग भी इस बीमारी की चपेट में आने लगे। यानी कि स्पेन के सैनिक और आपके पुर्तगाल के सैनिक जहां पर पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले जो है दूसरे इलाकों के अंदर अमेरिका महाद्वीप के अंदर यह बीमारी के कीटाणु जो उनसे भी पहले जो है वहां पर पहुंच गए थे, यह बीमारी वहां पर फैल गई थी। इस बीमारी ने पूरे समुदाय को समाप्त कर दिया और जहां जहां यह बीमारी फैली अमेरिका महाद्वीप के अंदर पूरे के पूरे समुदाय को जो है खत्म कर डाला, जिससे घुसपैठियों की जीत का रास्ता और भी आसान हो गया, जिससे स्पेन और पुर्तगालियों की जीत का रास्ता और ज्यादा आसान हो गया। इस तरह से जो है उन्होंने अमेरिका को जो अपना उपनिवेश बनाया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। कारनामा के समाप्त होने के या समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। इस कानून के अनुसार आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी।
यानी कि इस कानून के तहत जो दूसरे देशों से ब्रिटेन के अंदर खाने पीने की चीजें आती थी, वे ब्रिटेन में पैदा होने वाली चीजों से भी जो है कम कीमत पर जो है आती थी। जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन किसानों की स्थिति खराब होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटेन के अंदर जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्योंकि वे किसान जो फसल पैदा करते थे दूसरे देशों से जो खाने पीने की चीजें आती थी उनका मुकाबला जो है नहीं कर पाते थे। विशाल भूभाग पर खेती बाड़ी कार्य बंद हो गया। तो ब्रिटेन के किसानों ने क्या किया कि जो काफी बड़े इलाके के ऊपर खेती बाड़ी की जाती थी ब्रिटेन के अंदर, वो जो है सारा का सारा बंद हो गया। यानी किसानों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया। हजारों लोग बेरोजगार हुए और खेती बाड़ी करने वाले सभी लोग जो है बेरोजगार हो गए। गांव से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। तो इंग्लैंड के जो लोग थे खेती करने वाले, वे जो है खेती बाड़ी का काम छोड़ के या तो दूसरे शहरों के अंदर जाने लगे या दूसरे देशों के अंदर जो है जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। तो इस तरह आयातित माल आता रहा ब्रिटेन के अंदर, खाने पीने की चीजों में जो है कम कीमत पर उन्हें जो है काफी चीजें मिल जाती थी। तो इस तरह से जो है कीमत में गिरावट आने की वजह से जो है लोगों का उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति काफी तेज रही। तो 19वीं शताब्दी के अंदर जो ब्रिटेन के अंदर जो उद्योग धंधे का प्रचलन बढ़ रहा था, यानी औद्योगिक क्रांति आ रही थी, वो तेज गति से प्रसार हुआ उनका, जिससे लोगों की आय में भी काफी बढ़ोतरी हुई। तो इस औद्योगिक क्रांति की वजह से जो है लोगों को उद्योग धंधों के अंदर रोजगार मिला, जिससे लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई। खाद्य पदार्थों का और अधिक मात्रा में आयात होने लगा, तो खाने पीने की चीजें जो है और ज्यादा मात्रा में मंगवाई जाने लगी। खाद्य पदार्थों का रूस, पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, विश्व के प्रत्येक भाग ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीनों को साफ करके कृषि की जाने लगी। तो ब्रिटेन के अलावा दूसरे देशों ने, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया ने, पूर्वी यूरोप ने, रूस ने, अमेरिका ने जो है इस ब्रिटेन का पेट भरने के लिए अपने खेतों को साफ करके जो है खेती बाड़ी की और ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब ब्रिटेन को माल निर्यात किया। इसके बाद देखिए अफ्रीका में रिएंडर पेस्ट का आना। अफ्रीका में रिएंडर पेस्ट बीमारी 1880 के दशक के अंतिम वर्षों में दिखाई दी। तो रिएंडर पेस्ट जो है पशुओं की बीमारी है, वो 1880 के अंतिम वर्षों के अंदर जो अफ्रीका महाद्वीप में दिखाई दी। इस बीमारी ने अपने रास्ते में आने वाले 90% पशुओं को मौत की नींद सुला दिया। तो इस बीमारी ने क्या किया, जो भी इस बीमारी के रास्ते में पशु आए वे सारे के सारे जो है खत्म हो गए, यानी कि मृत्यु हो गई उन सभी की। पशुओं को समाप्त होने से अफ्रीकियों की आजीविका के साधन ही समाप्त हो गए। तो जैसे जैसे पशु खत्म हुए वैसे वैसे अफ्रीका के लोगों के आजीविका के साधन भी समाप्त होने लगे। अपनी सत्ता को और अधिक मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहां के खान मालिकों, बागान मालिकों और उपनिवेशिक सरकारों ने बचे हुए शेष पशु को अपने अधिकार में ले लिया। तो क्या किया कि औपनिवेशिक सरकार थी वहां की, उसने वहां के जो खानों के जो मालिक थे, बागानों के मालिक थे, उन्होंने क्या किया कि अफ्रीकी लोगों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए जो थोड़े बहुत पशु बचे थे उनको भी जो है खरीद लिया, ताकि अफ्रीका की जनता जो है श्रम बाजार में यानी कि मतलब ये मजदूरी करने लग जाए। इस वजह से जो इन्होंने जितने भी पशु बचे हुए थे उन सबको जो है अपने अधिकार में ले लिया। बचे खुचे पशु संसाधनों पर अधिकार से यूरोपीय उपनिवेशकारों को संपूर्ण अफ्रीका को जीतने एवं गुलाम बनाने का अच्छा मौका हाथ में लगा। तो इस तरह से बचे हुए पशुओं को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने से जो उपनिवेशकार थे, यानी कि अफ्रीका को जो गुलाम बना रखा था जिन्होंने, उन्होंने संपूर्ण अफ्रीका को यानी पूरी अफ्रीका को जीतने एवं गुलाम बनाने का अच्छा मौका जो है इन उपनिवेशकारों के हाथ में लगा। यानी कि उनको मजदूरी करवाते, श्रम बाजार में धकेलते और जो है वहां की जो मतलब सत्ता थी अपने हाथों में ले लिया और लोगों को जो है सरकार के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता। नेक्स्ट देखिए, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत।
प्रथम विश्व युद्ध में 90 लाख से अधिक लोग मारे गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है 90 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई और 2 करोड़ लोग घायल हो गए और इस युद्ध के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में से अधिकतर कामकाजी आयु के लोग थे और इन मरने वाले लोगों में ज्यादातर वे लोग थे जो काम करने वाले थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के योग्य लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। तो जो विश्व युद्ध हुआ इसकी वजह से जो है यूरोप के अंदर जो काम करने वाले लोग थे इनकी संख्या बहुत ही कम रह गई। परिवार के सदस्य कम होने से युद्ध के बाद परिवार की आय भी गिर गई। जैसे मतलब परिवार के अंदर पहले ज्यादा सदस्य थे, युद्ध के अंदर वे मारे गए जिसकी वजह परिवार के सदस्य कम हो गए और कम होने से उनसे परिवार की आय के अंदर भी जो है कमी आई। युद्ध संबंधी सामग्री उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। तो युद्ध संबंधी चीजों को बनाने के लिए जो उद्योग धंधों को दोबारा से निर्मित किया गया। युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे समाज की को बदल दिया गया। तो युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या किया कि पूरे के पूरे समाज में बदलाव कर दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे। मर्द जो है मोर्चे पर सुरक्षा के लिए जाने लगे। तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा। तो कारखानों में काम करने के लिए जो घर की औरतें जो है कारखानों में काम करने के लिए बाहर निकली, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का काम माना जाता था। पहले जो है कारखानों के अंदर काम करना जो है केवल पुरुषों का ही माना जाता था, लेकिन इस युद्ध की वजह से पुरुष तो जो है मोर्चे पर जाने लगे और महिलाएं जो है कारखानों के अंदर काम करने लगी। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। तो जो महामंदी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली थी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह से प्रभावित किया। तो जो महामंदी फैली थी पूरे संसार में उसने भारत को भी नहीं छोड़ा। महामंदी का प्रभाव जो है बुरा भारत के ऊपर भी पड़ा। 1928 से 34 के बीच देश के आयात निर्यात कम होकर लगभग आधे ही रह गए। तो 1928 से लेकर 1934 तक जो हमारे देश का आयात निर्यात था वो बहुत कम रह गया, लगभग 50% रह गया। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने लगी तो यहाँ की कीमतें कम होने लगी। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो है सामान की कीमतें कम होने लगी तो देश के अंदर भी जो उस सामान की कीमतें कम होने लगी। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% कम हो गई। तो 1928 और 1934 के बीच में जो महामारी मतलब जो महामंदी फैली थी उसके बीच के अंदर जो है गेहूं की कीमत 50% कम हो गई। शहरी निवासियों की तुलना में किसानों और काश्तकारों को अधिक नुकसान हुआ। तो इस महामंदी का नुकसान जो है गांव के किसानों को ज्यादा हुआ, शहरों में जो इसका इतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देखने को मिला। सबसे बुरा प्रभाव उन काश्तकारों पर पड़ा जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे और किसानों में भी सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव उन किसानों के ऊपर पड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए सामान या उपज जो पैदा करते थे। टाट का निर्यात बंद होने से कच्चा पटसन की कीमतों में 60% से भी कमी आ गई। तो टाट का आगे जो है उत्पादन बंद हो गया, आगे जो है मांग बंद हो गई, जिसकी वजह से पटसन की भी मांग हो गई और जो पहले कीमत मिलती थी उसमें जो है आधी कीमत जो है उस पटसन की मिलने लगी। काश्तकार पहले से अधिक कर्जे में डूब गए। जो काश्तकार थे वे पहले से भी ज्यादा कर्जवान हो गए। भारत में महामंदी 1931 में अपने चरम सीमा पर थी और हमारे देश के अंदर जो ये महामंदी थी वो 1931 के अंदर अपने पूरे चरम सीमा के ऊपर थी। यह महामंदी भारत के लिए इतनी दुखदाई, शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं थी। तो ये महामंदी जो है गांव के लोगों के लिए ज्यादा दुखदाई थी, शहरों के लोगों के लिए इतनी दुखदाई नहीं थी। तो बच्चों इस वीडियो में आपको जो है कुछ प्रश्न समझा दिए गए हैं। जितने भी प्रश्न बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिए जाएंगे। ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। धन्यवाद।